अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारे पास है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एज ऑफ ड्राइडन में प्रोज राइटर्स। जैसे आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इसी एज में रेस्टोरेशन ड्रामा और पोइट्री के हवाले से, जिसमें हमने ड्राइडन और डिफरेंट राइटर्स को डिस्कस किया था और उनकी जो फीचर्स थे उसको डिस्कस किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोज की, जिस तरह से हमने इसकी जो पोएट्री थी उसकी प्रेज़िंग की थी कि जो हीरोइक कपलेट था, जो सटायर था, जो क्लोज़ कपलेट की बात की थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की थी। तो अगर हम यहाँ पर प्रोज के अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ वर्दी है। इसको भी बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है, क्योंकि यहाँ से कहा जाता है कि द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न प्रोज शुरू होती है। तो अगर हम इनफैक्ट बात करते हैं प्रोज की इसी पीरियड की, तो ये एक रियल बिगिनिंग थी मॉडर्न प्रोज की। और मॉडर्न प्रोज में क्योंकि देयर वाज अ जनरल रिएक्शन अगेंस्ट द स्वेलिंग प्रोज स्टाइल ऑफ द मिल्टन and the Brownie, which could not meet the need of the practical and utilitarian age that began simpler, more business-like instrument. कि तो सो ये जो न्यू एज था, इसमें एक साइंटिफिक लुक था, इसमें और साइंटिफिक स्पिरिट था, और इसी साइंटिफिक स्पिरिट को स्टिमुलेट किया था बेकन ने। कि जब उसने एक सोसाइटी को इन्विजन किया था, और इसी सोसाइटी को लेकिन बाद में जो बेकन के जो एक नज़रिया था उसको स्टॉप किया गया सिविल वॉर में, क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी। तो उसकी वजह से बेकन का जो एक इमेजिनेशन थी, एक जो तस्वर था एक सोसाइटी का, साइंटिफिक सोसाइटी का, तो वो रोक दिया गया था। और उसके बाद फिर दोबारा से जब एक रॉयल सोसाइटी का कयाम होता है, रॉयल सोसाइटी रॉयल सोसाइटी का जब एक 1662 में जब उसको दोबारा से बनाया जाता है, तो उसी बेकन के स्पिरिट को दोबारा से जिंदा कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोज। और ये 1662 में ये रॉयल सोसाइटी की फाउंडेशंस हो जाती हैं, इसलिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द नॉलेज। सो अमंग इट्स अर्ली मेंबर इट इंक्लूड द एमिनेंट मैन ऑफ द लेटर एज वेल एज द साइंटिस्ट। इसी प्रोज राइटर में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास न सिर्फ प्रोज राइटर्स थे बल्कि एक्चुअली साइंटिस्ट भी थे। और इनका जो ऑब्जेक्ट्स था, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनका जो मकसद था वो ये था कि द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंग्लिश प्रोज, क्योंकि इट डिमांड ऑफ ऑल इट्स मेंबर अ क्लोज, अ नेकेड, अ नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पर ये जो ख्वाहिश थी, और फॉर द चेंज, जो एक तब्दीली की जो है ख्वाहिश थी, ये शुरू होती है इन द ईयर नंबर ऑफ राइटर्स बिगेन राइटिंग इन द न्यू स्टाइल्स। जिसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ड्राइडन भी है, इसके अलावा विलियम टेम्पल भी है, जॉर्ज सेवियल भी है, और बिशप भी है, बिशप स्प्रेड भी है, नॉर्थ भी है, थॉमस हॉब भी है। सो देयर आर सो मेनी राइटर्स। तो अगर हम ड्राइडन की बात करते हैं तो जैसे कि हमने ड्राइडन को उसकी पोइट्री में डिस्कस किया था, उसकी हमने ड्रामा में ड्रैगन के वर्क को डिस्कस किया था, इस इवन हमने उसके पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि ड्रैगन जो था अपनी पर्सनल लाइफ में ही वाज अ वेरी जेंटलमैन। यस, अगर हम उसको देखते हैं तो ही वाज अ अपॉर्चुनिस्ट। कभी वो कॉमनवेल्थ को प्रेज़ करता है, तो कभी वो रेस्टोरेशंस को सेलिब्रेट करता है, कभी वो किंग जेम्स के 2 के साथ होता है, तो कभी वो उसके साथ प्यूरिटन्स के साथ चला जाता है, प्रोटेस्टेंट्स के साथ होता है, कभी कैथोलिक के साथ होता है, कभी एक पार्टी के साथ, तो कभी दूसरे पार्टी के साथ, कभी एक रिलीजियस को सपोर्ट करता है तो कभी दूसरे रिलीजियस बिलीफ को सपोर्ट करता है। वो मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस किस्म का ड्राइडन की एक पर्सनैलिटी थी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ड्राइडन जो था वो एक ग्रेटेस्ट पोएट था, इसी दौर का, रेस्टोरेशन दौर का सबसे बेहतरीन पोएट भी था। लेकिन वो सिर्फ एक बेहतरीन पोएट नहीं था, बल्कि उसके साथ-साथ एक बेहतरीन प्रोज़ राइटर भी था। और उसकी जो प्रोज़ राइटिंग थी उसमें एक फॉर्म ऑफ ऐसे एक क्रिटिकल किस्म की एंड अ फॉर्म ऑफ ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ऐसे थी। और इसी में ना सिर्फ हमें सिर्फ ऐसे मिलते हैं, बल्कि इसमें हमें प्रीफेस भी है, डेडिकेशंस भी है, प्रोलॉग्स भी है, कुछ ऐसे ऐसे भी मिलते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स में, जो ड्राइडन का जो सबसे मोस्ट अहम जो 2 वर्क थे, उसमें हमारे पास एक है द एसे ऑफ द ड्रामेटिक पोएट्री एंड द प्रीफेस टू द फेबल। दो है हमारे पास। तो अगर हम एसे ऑफ द ड्रामेटिक पोएसी की बात करते हैं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स में लिखा है, जिसमें
चार दोस्त थे जो एक साथ थे, और इसमें ड्राइडन हिमसेल्फ भी था। और इसी एसे ऑफ द ड्रामेटिक पोएजी में ड्राइडन प्रेजिंग करता है शेक्सपियर की, उसको अप्रिशिएट करता है। और इसी वर्क को लेकर डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं कि ड्राइडन इज द फादर ऑफ द इंग्लिश क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो ऐसे थे वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म उसने लिखे थे। सो ड्रामेटिक पोएट्री जो 1668 में उसने लिखा था इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन द फोर फ्रेंड्स एंड द क्लासिकल नेम्स इंक्लूडिंग द ड्राइडन हिमसेल्फ, उसमें ड्राइडन खुद भी था। और इसके अलावा जो बाकी भी जो थे, जो फोर फ्रेंड्स थे, दे डिस्कस द कंपैरेटिवली मेरिट्स ऑफ द क्लासिकल फ्रेंच एलिजाबेथ एंड द न्यू इंग्लिश ड्रामा। वो लोग मेरिट्स एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे थे, किसको, द न्यू इंग्लिश ड्रामा को, द एलिजाबेथन ड्रामा को, द फ्रेंच ड्रामा को एंड द क्लासिकल ड्रामा को। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो सबसे जो अहम जो पार्ट था, इंटरेस्टिंग पार्ट, आर द ड्राइडन डिफेंस ऑफ द यूज ऑफ द राइम इन द ड्रामा एंड हिज फेमस। और इसमें जो उसने जो सबसे, एज आई सेड दैट, कि उसने शेक्सपियर की तारीफ की थी, तो ये सबसे अहम पार्ट था इसमें हमारे पास था। द एसे इज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, इज द फर्स्ट ऑर्डरली वर्क ऑफ द प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये सबसे पहले प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसको समझा जाता है, जिस चीज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ड्राइडन का जो ब्रॉन्ज स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन था, फेमिलियर था, एलिगेंट था एंड फोर्सफुल था, जो प्री रेस्टोरेशन वैरायटी से बहुत ही ज़्यादा हट करता, और ये बिल्कुल मॉडर्न सेंस में था। जो दूसरा वर्क था, प्रीफेस टू द फेबल, उसमें डिलाइटफुल से ज़्यादा ड्रामेटिक, जो डिलाइटफुलनेस थी वो ड्रामेटिक ऐसे ऑफ द ड्रामेटिक पोएसी से ज़्यादा थी। इसका जो स्टाइल था ये बहुत ही कन्वर्सेशनल था, इवन कोलोकियल एट द टाइम था, और ये पर्सनल एसेज उसमें शामिल थे। और इसमें उसने हाईलाइट किए थे कुछ पीसेस जो ऑथर, दे वर द ऑथर्स अप्रिसिएशन ऑफ द चॉसर्स पर्सनैलिटी एंड द जीनियस। हाँ, यहाँ पर एक और भी बात है कि उसने चौसर को मिसअंडरस्टैंड किया था, चौसर के वर्सिफिकेशन को मिसअंडरस्टैंड किया था। और लेकिन इसी प्रीफेस में जो बिल्कुल ऐसे की फॉर्म में लिखे थे उसने, ये एक लैंडमार्क था हिस्ट्री में ऑफ द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सो ड्राइडन जो था वो एक ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर राइटर था अपने दौर का, और उसने ही डिड नॉट completely he did not so completely eclipse other in prose as he did in poetry and drama, कि जैसे कि उसने सबकत ली थी पोइट्री में और ड्रामा में सबसे आगे था, इस तरह से प्रोज में तो वो सबसे आगे नहीं चल सका, लेकिन फिर भी उसका जो वर्क था, the work was considered to be the greatest of the time of his time, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, और वो सब्जेक्ट क्या था, वो क्रिटिसिज्म था। सो दे हैड लार्जर एंड मोर वेरिड इंटरेस्ट। दूसरा हमारे पास जो दूसरा राइटर आता है इसी दौर का, वो उसको हम कहते हैं टेम्पल, जो 1628 में पैदा हुआ था, 1699 में उसकी डेथ हुई थी। वो एक डिप्लोमेट था, स्कॉलर था, एक जेंटलमैन था, एंड उसने बहुत ही खूबसूरत चार्मिंग एसेज लिखे थे, और जो वो ऐसे जो बहुत ही पर्सनल ऐसे कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि द ऐसे इन अ पर्सनल मैनर ऑफ द मोंटेजिन was first written by the Cowley, whose essays of myself is so well known. सो टेम्पल एक और अनदर पायनियर था ऐसे का, और उसकी जो फेमस ऐसे थी पोएट्री पर, एंड्स विद अ सेंटेंस दैट हैज बिकम द क्लासिक सेंटेंस, उस पर मैं वो अपने एसेस को एंड करता था। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं अगर ड्राइडन के साथ, सो देयर इज नथिंग इवन इन ड्राइडन टू इक्वल सच अ म्यूजिक। सो ये टेम्पल के बारे में थी, लेकिन जो इस दौर की जो सबसे जो अहम चीज़ थी, ये दो लोग थे, एक का नाम था जॉन एवेलिन और दूसरा का नाम था सैमुअल पेपी, जिसने डायरीज लिखी थी, और इन्हीं डायरीज की वजह से उसने कंप्लीट जो उसका जो दौर था, जो रेस्टोरेशन दौर था, उनको कवर किया था, उनकी हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखा था, उनकी हिस्टोरिकल फिगर्स को देखा था, जो आम हिस्टोरिकल बुक्स में तो उसके बारे में कुछ और ही लिखा गया है, लेकिन इन्होंने जो अपनी डायरीज में डे टू डे अफेयर्स को रिकॉर्ड किया था, इसमें कुछ और था। जो जॉन एवेलिन था वो एक रीच था, एक हाईली कल्टिवेटेड जेंटलमैन था, उसका शौक था गार्डनिंग में, उसने कुछ वर्क लिखे थे गार्डनिंग पर, एग्रीकल्चर पर, और उसने कुछ नेविगेशन पर भी, आर्किटेक्चर पर भी काम किया था, लेकिन सबसे जो अहम काम था वो उसने किस पर किया था, ये जो गार्डनिंग था, एग्रीकल्चर थी, फॉरेस्ट्री थी,
आर्किटेक्चर, नेविगेशन था। इसके अलावा उसने डायरीज लिखी थी और डायरीज में उसने सोशल हिस्ट्रीज को सोशल सोशल हिस्ट्री एंड सोशल हिस्टोरिकल मैन की एक ग्राफिक डिजाइनिंग की, क्योंकि ग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस दी थी ऑफ द इवेंट्स। और लेकिन उसका जो स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सेल्फ कॉन्शियस था एंड स्कॉलरली स्टाइल था। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक दूसरा राइटर है जिसको हम सैमुअल पेपी कहते हैं, जो 1663 में जो 1633 में पैदा हुआ था, 1703 में उसकी डेथ हुई थी। ये भी एक बहुत ही वेल कनेक्टेड मैन था। हम कह सकते हैं कि एक जेंटलमैन था जिसका इंटरेस्ट ना सिर्फ आर्ट में था बल्कि साइंस को भी वो बहुत ही दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ता था। लिटरेचर में भी उसकी दिलचस्पी थी, म्यूज़िक में भी उसकी दिलचस्पी थी, और उसने अपने काम के ज़रिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मैन को क्या किया था, एक्सपोज किया था, अनवेल किया था। और इसने जो डायरी की जो शुरुआत की थी वो फर्स्ट जनवरी 1660 में, और तकरीबन 10 साल, और तो 1660 से लेकर 1670 तक 10 साल तक का जो पीरियड था जिसमें जो कुछ भी हुआ था इसने अपने दौर में रिकॉर्ड किया था। और जो चीज़ें थी, जो हिस्टोरिकल फिगर्स थे, जो हालात थे, जो इवेंट्स थे, जो बुक्स में तो कुछ और एंगल से लिखा गया था, लेकिन इसने अपने पर्सनल अकाउंट में, और इसी वजह से लेकिन इसकी पब्लिकेशन, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी थी जो उस टाइम लोगों की समझ में नहीं आती। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लोग अगर इसको पढ़ लेते तो ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जिसको बाद में 1825 में इसको डेसिफर किया गया, इसको डिकोड कर दिया गया, और लोगों को समझ आ गई कि इसने तो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल फिगर्स को अनवेल किया था और उनके बारे में उन्होंने बात की थी। इसके अलावा एक हमारे पास एक और है, रॉजर नॉर्थ है, और ये भी एक टॉरी जेंटलमैन था, और उसका एक बेहतरीन वर्क जो था नॉर्थ, लाइफ ऑफ नॉर्थ, और इसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को, इवन ये 1663 में पैदा हुआ था एंड 1603 में बहुत ज़्यादा करेक्टर्स और बहुत ही ज़्यादा स्टाइल उसने इसमें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो प्रोज की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोज उनका क्या था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोज था, प्लेन प्रोज था, और मॉडर्न सेंस में ये प्रोज वगैरह लिखते थे। थैंक यू सो मच। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प you in your preparation for the prose writers of the Restoration Age. So thank you so much for today's lectures.